हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 21 जून 2021 और 21 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन कल क्या है कि कल आपकी संडे के कारण और मैं थोड़ा सा बिजी रहा योग डे के कारण से, योगा दिवस के कारण से। तो बिजी होने के कारण से क्या हुआ कि आपकी जो क्लासेस होनी थी कल की जो मंडे की क्लास कल जो संडे की मॉर्निंग की क्लास थी वो आपकी नहीं हो पाई थी। तो ये क्लासेस मैंने दोनों एक साथ मर्ज कर दी हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों क्लास कब की हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 20 जून और 21 जून दोनों के लिए आपकी क्लास ये है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल में चेंज कर दिया ताकि कोई भी साथी को दिक्कत ना हो। और मैं बता देना चाहता हूँ इसी के साथ में ये जो क्लास है आपकी एयरफोर्स है, SSC, बैंक, UPSI, रेलवे, स्टेट PCS, RO, UPSC, पैट, लेखपाल या आप अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट के लिए भी क्लास ही ज़रूरी हो जाती है। और ये जो क्लास है ये रोज़ सुबह 7 बजे लाइव होती है, ठीक है। रोज़ सुबह आपको कितने बजे आना लाइव? 7 बजे लाइव आ जाना है पाठशाला विद गौरव के चैनल पे। अगर हम बात करते हैं कि आपको डेली करना क्या है कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान सीधे छपेगा आपके दिमाग में। तो मैं कई बार इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि आपको डेली की डेली छोटे छोटे से टारगेट बना के इन चीज़ों को तैयार करना है। और तैयार करने के साथ साथ में आपको एक दिन इतना तैयार हो जाएगा, आपको खुद से नहीं पता चलेगा कि इतनी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हुए देखते हैं कि आज के हमारे कौन कौन से मुख्य प्रश्न कौन कौन से बन जाते हैं जो आपके आगामी एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ में आपको ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा बन जाता है। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी साथी अगर क्लास को नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो समझते जरा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर है। देखो समझ लेते हैं पहले नंबर पे तो हम ये समझेंगे IBPS जो है ये क्या है। देखो जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एक तो IBPS क्या होता है, जरा समझ लेते हैं। एक है IBPS, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको IBPS बता दें। IBPS एक तरीके का अगर देखा जाए दूसरे तरीके से तो यहाँ पर एक क्या है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो बैंक के एम्प्लॉय को क्या करती है, रिक्रूट करती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम उस IBPS की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे ये हम अभी साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चला अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो IBPS क्या एक रिक्रूटमेंट भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वाले IBPS की बात हम लोग अलग करेंगे। समझते जरा ध्यान से, क्योंकि जब आपके एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो आपको लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है और इस पढ़े हुए को आप इस वाले को टिक करके चले आते हो क्योंकि आपने डिटेल से इसको पढ़ा ही नहीं है। समझेंगे सभी साथी। तमिलनाडु IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि नहीं, इसको इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लो, ठीक। चलो भाई समझते हैं। अब देखो इसकी जो भी डिटेल्स हैं उसको साथ में समझ लेते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है अभी हाल ही में, ध्यान समझेंगे सभी साथी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ जितने प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सबको सभी ध्यान से समझना है। प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में IBPS योजना के तहत कौन सा स्थान तमिलनाडु का आ गया है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, ये इसका पूरा नाम है। तो सभी साथी इसको नोट भी कर लेंगे। देश भर के दूसरी और तीसरी श्रेणी शहरों में IT और BPO कंपनी को विस्तार की सुविधा यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर बात करें, तमिलनाडु में नए रोजगार सृजन में दूसरा राज्य बन गया है। तो ये रोजगार के क्षेत्र में भी तमिलनाडु क्या है, दूसरा राज्य यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अगला समझ लेते हैं। IBPS योजना के तहत आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, 12,234 नौकरियां पैदा करके सृजन कर सबसे ऊपर। इसके बाद तमिलनाडु कहाँ पे है, इस पे आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, फिर ये लगता है कि आप पता नहीं कहाँ पढ़ा था और कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद है कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसको सभी साथी यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे। सभी साथी स्टार बना के इसको नोट करेंगे, ठीक।
समझते जरा क्या प्रश्न है। यहाँ पर अगर प्रश्न की बात की जाए, प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड एजुकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड 1 एजुकेशन, मतलब कहने का सीधा तात्पर्य एक प्रोजेक्ट है, उसी एक प्रोजेक्ट के तहत एक शिक्षा भी होनी चाहिए, सभी के लिए कैसी हो, एक शिक्षा हो। समझ में आ गया? इसको इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे कैसे चीज़ें आपको प्रश्न पूछता है। अब अगला पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व संविधान संसद संघ WCPA 23 जून 2021 को अपना पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड एजुकेशन ये क्या करेगा, इसको शुरू करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो अगर आज की हम बात करें तो आज कितना है, 21 जून है। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 23 जून को ये क्या है, यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि यह दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ध्यान सभी साथी समझेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में चिन्हित करता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि 23 तारीख को अगर पूछता है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपका सभी का ये उत्तर आएगा कि संयुक्त राष्ट्र सेवा लोक दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक, अगला समझते हैं। यह परियोजना जो है 6 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। तो ये 6 वर्ष से जो भी बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। किस तरीके से उनको कौन कौन सी नीड्स हैं और क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो क्या करें, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। ठीक, अगला समझते हैं। परियोजना की कुछ विशेषताएं में प्रतिभा विकास कार्यक्रम, क्षमता निर्माण की परियोजना भी शामिल हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आपके अगर पास में नॉलेज है और नॉलेज के साथ साथ में आपका जो भी उसका आप मेकिंग कर रहे हो, भाई जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय आप भी तो अपनी एनर्जी को लगाते हो, लगातार क्लास को देखना, भाई ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग टास्क नहीं बनाते हो, आप भी टास्क बनाते हो, लेकिन जो साथी नहीं बनाते उनके लिए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड एजुकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये कब आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, 23 जून 2021 को ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और मैं फिर से आपको ये प्रश्न कराने से पहले थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ कि आपको डेली की डेली क्या करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, डेली के आपको छोटे छोटे से टारगेट बनाना है और उन टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी ताकत जी जान लगा दीजिएंगे। ठीक, क्या करना है, जी से जान लगा देंगे, आपको पूरी ताकत एक बार लगा दो, आर्या पार खेल जाओ। ठीक है, और फिर आपको चीज़ें इंप्रूव होना पता चल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव हो रही थी। समझते हैं सभी साथी यहाँ पर ध्यान से। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गिनी में दूसरा इबोला प्रकोप समाप्त हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, ध्यान समझेंगे, अभी हाल ही में दूसरा इबोला प्रकोप कहाँ पर समाप्त हुआ है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या आ जाएगा, अभी हाल ही में दूसरा इबोला प्रकोप कहाँ पर समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, गिनी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है, इसको आगे और समझना है। आगे अगर समझेंगे तभी तो चीज़ें कर पाओगे। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है। आधिकारिक तौर पर किसी गिनी को दूसरे इबोला प्रकोप के रूप में यहाँ पर अंत कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया? तो दूसरा इबोला प्रकोप समाप्त की बात अगर पूछेगा तो आपको क्या है, गिनी याद रखना है। ठीक है, समझते सभी साथी। प्रकोप 14 फरवरी 2021 को घोषित किया गया था। कब, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला समझते हैं। गिनी, लाइबेरिया और सियरा लियोन में महामारी ने करीब 11,300 लोगों की इसकी जान ली थी। और इसकी अगर हम बात करें तो इबोला में गंभीर बुखार आता है। सबसे खराब स्थिति में बिना रुके रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव का मतलब रक्त का बहना होता है। भाई जब आपकी जो बॉडी है अगर उसमें कोई समस्या है और उस समस्या को जो क्या होगा कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और ध्यान ना देने से क्या होगा कि जो भी चीज़ें होती रहती हैं वो एक बीमारी का विशाल रूप ले लेती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? तो आपको थोड़ा सा अभी अंतिम में योग के बारे में आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आप चीज़ों पे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अगला समझेंगे यहाँ पे। यह शारीरिक तरल पदार्थों के निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। यानी कि सीधा तात्पर्य है कि जितनी भी आप ऑयली चीज़ें खा रहे हो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही, एक दावत दे रहे किसके, इबोला के प्रकोप के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा गिनी में दूसरा इबोला
प्रकोप कैसा हुआ, समाप्त हुआ है। अगले की हम लोग बात कर लेते। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, सभी साथी ध्यान से समझेंगे इसको। कोई भी चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आती तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। डेली कम से कम 10 लोगों को आपको लाना है पर डे, पर बच्चा जो देखता है डेली की डेली 10 जगह पहले शेयर करेगा, जिससे क्या होगा कि और भी नए साथी यहाँ पे जुड़ सकें। ठीक, समझते साथ में। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अजीत डोभाल SCO के बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, SCO के बारे में अभी पूरे आपको बताएंगे। तो SCO की जब बात यहाँ पर आ रही तो SCO को मैं आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शंघाई सहयोग संगठन। क्या हो जाएगा, शंघाई सहयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंघाई कॉपरेशन, और ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी यहाँ पर बात हो रही। और अजीत डोभाल को तो बहुत अच्छे से आप जानते होगो कि ये कौन हैं। ये हैं सलाहकार के रूप में अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही वैसे हैं। समझेंगे सभी साथी इस प्रश्न को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के अजीत डोभाल दुशांबे में जून 2021 को तीसरे सप्ताह में शंघाई संगठन में SHO के बैठक में भाग लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था ये NSA का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या है, ये अजीत है, क्या है, ये मेन है, मतलब प्रमुख हैं। अगला समझते हैं इसी में। पाकिस्तानी में NSA मोहम्मद यूसुफ भी भाग लेंगे। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ से कौन भाग लेने वाले हैं, मोहम्मद यूसुफ लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम और बात करते हैं, तजाकिस्तान समूह का अध्यक्ष है। मतलब अगर पूछा जाए तजाकिस्तान मतलब इसकी भूमिका क्या है तजाकिस्तान की, तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा कि ये क्या है, समूह का अध्यक्ष है। अगला समझते हैं। अब बात आती है SCO के 8 देश सदस्य हैं। कितने हैं, 8 हैं। क्या कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पे तो अगर हम बात कर लेते हैं तो रूस है। रूस के बाद में क्या है, चाइना है। और चाइना के बाद में क्या है, इंडिया है। और इंडिया के बाद में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद में कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान के बाद में आपका किर्गिस्तान है। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपका उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब समझ में आ गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि ये बताओ SCO जो है इसमें कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी आपके क्या हैं, इसके सदस्य हैं। तो आप लोग इस तरीके से पढ़िएगा, प्रश्न को 360 की बेस पे आप पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको तैयार हो पाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 5-5 लोगों को डेली लाइव क्लास में आपको लाना है किसी भी तरीके से। ठीक, चलो भाई अगला प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। ये इसको इम्पोर्टेंट बना के और हाईलाइट करके इसको नोट करेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जरा समझते हैं यहाँ पर ये क्या है, क्या विवाद यहाँ पर चल रहा है और किन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। अच्छा, किसके लिए चुने गए, जरा इसको आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, समझेंगे सभी साथी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव यहाँ पर नियुक्त किया है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि यूएन के प्रमुख अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा ये आपका जो फोटो में आपको नजर आ रहा है ये कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक, तो कई सारे साथियों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी जो पहली बार क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। अगला समझते इसी में। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में वोल्किन वोजाकिर ने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना अभी हम आपको बताएंगे। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक समाप्त होगा। आप देखो समझो, कोई ना कोई एग्जाम में तो आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या आना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस आ जाएगा। क्योंकि अब इस तरीके से जब प्रश्न आप करते हो तो आपका माइंड भी ओपन होता है पूरी तरीके से, इंद्रियों का आपका पता चल रहा है कि कैसे आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट आ गया, आपके सामने एक चीज़ वो आ गया कि नहीं मुझे तो अब किसी भी कंडीशन में करना है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई समझते जरा।
तो अगर आपसे ये पूछ लेता है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो अभी अध्यक्ष बना दिए गए हैं वो कौन बना दिए, एंटियो गुटेरेस बना दिए, कब तक के लिए बना दिए, तो आपको ये याद रखना है। कोई ना कोई एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये 2026 तक रहने वाले, सोचो 2026 तक रहने, मतलब 5 साल के लिए ये बना दिए गए हैं। तो क्या आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई ना कोई एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात कर लेते, ज़्यादा देर ना करते हुए। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, समझते भाई। अगला प्रश्न आपसे है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट बना के इसको हाईलाइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे स्टार बना के। अक्टूबर में अमिताभ घोष की नई पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जाएगा। कब किया जाएगा? अक्टूबर में। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, अमिताभ घोष की अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक का विमोचन अक्टूबर में किया जाएगा। ठीक है, तो अभी सभी साथियों को एक एक डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। और ये जो फोटो में नजर आ रही है कौन है? अमिताभ घोष है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कई सारी बुक्स लिख रखी हैं। ठीक, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द नटमेग्स कर्स फेयरवेल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस अक्टूबर 2021 में विमोचित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर आपसे पूछ लेता तो ये भी साथ में याद रखना, क्राइसिस से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इसका पुस्तक का पूरा नाम है। सभी साथी नोट जरूर कर लेंगे आपको, क्योंकि नोट करने से आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। ठीक है भाई, चलो भाई अगले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, और इसकी अगर बात करें, आगामी पुस्तक जयफल की कहानी के माध्यम से आज विश्व उपनिवेश के प्रभाव को विहंगम इतिहास को बताया गया है। अगर इसी की बात करें, घोष की कुछ अन्य उल्लेखनीय कृतियों में से ईविस टेक्नोलॉजी और द ग्रेट डिरेजमेंट, ये आपकी मेन इनकी पुस्तक हैं। तो ये भी ऐसा कभी कभार क्या करता है, इनकी अन्य पुस्तक भी आपसे पूछ लेता है। तो साथ में आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। तो अगर पूछ लेता है कि अभी हाल ही में अमिताभ घोष की नई पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, उसका नाम क्या है, तो आप उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? द नटमेग्स कर्स फेयरवेल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के बारे में यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि आप जब चीज़ों को करते हो तो ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो ये कल की क्लास में मुझे कराना चाहिए था, लेकिन कल मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, इसलिए कारण से मैं ये प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो मिल्खा सिंह का निधन यहाँ पर हो गया, आपको अच्छे से पता भी चल गया होगा, लेकिन हम आपको वो प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये इनकी फ़ोटो है जो आपको अच्छे से पता होगा, ये कौन है? मिल्खा सिंह। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या हमें चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर बात क्या हो रही कि भारतीय स्प्रिट लेजेंड मिल्खा सिंह का जून 2021 में निधन हो गया है। ठीक है, जून क्या, ये अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। महान एथलीट, 4 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में चैंपियन थे। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, इनमें से कौन सा पॉइंट या इनमें से कौन सा बिंदु सत्य है। ठीक है, तो 4 पॉइंट दे देगा, आपने अगर पढ़ा होगा तभी तो इसको कर पाओगे। अगला, 1998 में परमजीत सिंह द्वारा तोड़े जाने वाले इटली की राजधानी 38 बसों का रिकॉर्ड इन्होंने भी तोड़ा था। ठीक, तो ये भी साथ में याद रखेंगे। अगला है, 1959 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1956-1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। समझ में आ गया इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि इनका क्या क्या आपके नाम से है, तो इनको उड़न पंख करके इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको दूसरा उपनाम उड़न पंख है इनका। ठीक है, जैसे अगर हम उड़न परी की बात करें तो असम की हिमा दास हो जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन इनको उड़न पंख करके बोला जाता था, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो वही समझ लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की जब हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न समझते हैं सभी साथी ध्यान से क्या प्रश्न का हो जाएगा। और आप लोग सभी साथी इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? लाइक शेयर तो वगैरह करते रहिएगा आप लोग, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास ही बनाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगला प्रश्न, झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित होगा। क्या
झंडा कार्यक्रम आयोजित होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, जरा इसको समझ लेते हैं डिटेल्स में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर बात हो रही कि महाराष्ट्र में नागपुर के दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एससीजो में जो भी झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कैसा है, एक आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो अगर प्रश्न याद रखेंगे नागपुर के महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, अगला समझते हैं। पूरे देश में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है ये कौन से बैनर के तले काम होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, अगला समझेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वर्धा के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चंगवा रविद ने एक व्यवहारिक व्याख्यान दिया। कहने का सीधा सा तात्पर्य कि आपको याद रखना है झंडा सत्याग्रह जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, तो महाराष्ट्र में नागपुर में हो रहा। कहाँ पर हो रहा, महाराष्ट्र और नागपुर हो रहा। अगर ऑप्शन दोनों देता है तो दोनों करिएगा, अगर ऑप्शन एक देता है तो आप लोग एक के साथ चले जाएंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं हो रही ना, मेरे हिसाब से दिक्कत भी आपको नहीं होनी चाहिए। आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर ले। तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, सैफ ने 2 अर्ध तक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पे यहाँ पर बन गए। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 2 अर्ध तक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, सैफ अली यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से सभी शादी बनेंगे, और ये एक मोटिवेशन तरीके से भी इनको आप ले सकते हो। सोचो कितनी कम उम्र में और 2 अरसक लगाने वाली महिला बन गई। लेकिन आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाता है, आपको अगर कई सारा शेयर करने तो आपके सामने कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये समस्याएं सभी के साथ में रहती हैं, आपके पास कोई पर्सनल समस्या नहीं रहती हैं, लेकिन उनको आप तुझे को ज़्यादा ध्यान रखते हो कि अरे ठीक है पता नहीं क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, किसके लिए पढ़ा जाए। तो ये सही चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको केवल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा देना है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 2 अर्स तक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सैफ अली हो जाएगा। अब जरा इसके फुल डिटेल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में भारत की 17 वर्षीय, सोचो 17 वर्ष की, कितने वर्ष की, 17 वर्ष की सैफाली वर्मा ने अपने टेस्ट में पहले 2 अर्स तक बनाने वाली सबसे कम उम्र की समस्त रूप से चौथी महिला बन गई हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला यहाँ पर बन गई हैं। ठीक है, चलो अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं, रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस के जोसेफ के साथ था, जो 22 वर्ष की थी जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था। तो कुछ ये यादगार लम्हे होते हैं, तो इसको भी साथ में याद रखना आपको है। ठीक है ना, तो इन्होंने कब कब क्या क्या चीज़ें की थी ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न आप पूछ के ये इनमें से कोई पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सभी साथियों को। अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर बात क्या, और स्टार बना के इसको भी नोट कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज यहाँ पर हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में कब हो रही, पहली बार हो रही है। तो पहली बार तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जहाँ पे चीज़ें पहली बार हो रही होती हैं तो वो प्रश्न आपको एग्जाम में कोई ना कोई देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, समझते हैं। जम्मू और कश्मीर में 17 जून 2021 को श्रीनगर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का आयोजन किया गया था। ठीक इसी की अगर हम बात करें कि शूटिंग रेंज में 10 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के लिए सभी आधुनिक उपकरण यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, कहने का सीधा सा तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं कि छात्रों के लिए कुछ दिनों के भीतर अपनी तरह का बुनियादी प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जाएगा और इस खेल के उत्पादन के शूटिंग रेंज का उपयोग भी किया जाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये की है कि जम्मू कश्मीर पहली बार 10वीं जो शूटिंग है वो रेंज का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हम बाकी क्या है ना कि बाकी जगह तो होता रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या पहली बार यहाँ पर हुआ है। जब से 370 की धारा जो हट गई है उसी के तहत वहाँ पे कई सारे कार्यक्रम हो पा रहे, नहीं तो वहाँ पर आदिवासी लोग हो जाते थे तो आपका नई चीज़ें हो पाती थी। तो जम्मू कश्मीर में पहली 10वीं मीटर की शूटिंग की रेंज यहाँ पर आपको बताई जा रही है, तो उसको सभी साथी को याद रखना। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते रहें, इस तरीके चीज़ों को करते रहें, तो आपका एक दिन आप लोग मंजिल को जरूर पा लेंगे। ठीक है, तो
आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा चीज़ें जानकारी दी गई हैं, जो भी जानकारी दी गई है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको शेयर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको कमेंट करना, कमेंट में आप फीडबैक कमेंट करिए बाद में जब आप ऑफलाइन क्लासेस हो जाती है, ठीक है। और आपको क्या करना, कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पाठशाला विद गौरव के चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और इसके साथ साथ में जो भी साथी हमारे चैनल पे नए, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, इस क्या नाम ज़्यादा लोगों के बारे में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लोगों को बताएं, ठीक है। और एक मैं जो आपको बताने वाला था, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि कई सारी समस्याएं यहाँ पर आने के बावजूद भी, डेली आपकी 7 बजे करंट अफेयर की क्लास हो रही है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करें तो 8 बजे आपका क्या हो रहा है, 8 बजे शाम को डेली आपकी रीजनिंग चल रही है। और एक आपका 9 से 10 के बीच में एक आपका जीके की जीएस की क्लास अभी तक आपकी चलाई जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना। बहुत इतनी मेहनत, आप इतने शांति से मेहनत करते रहो कि सफलता जब आपको हो तो पूरी तरीके शोर मचा दे। ये आपको कब लगेगा, जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए केवल और केवल आप ही कर सकते हो। सोचो कोई मसीहा बन के आएगा तो आपको पार कराएगा, तो पार कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी आजकल कैसे हैं, बिजी हो गए हैं। तो उस बिजी शेड्यूल से के लिए आपको करना क्या है कि आप अपना शेड्यूल बनाइएगा, टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग से चीज़ों को पढ़ो। और कई सारे साथी क्या करते हैं, वीडियो को अंत तक देखते ही नहीं है, देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि जब ऐसी चीज़ें करते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और हाँ, आप लोग कमेंट करिएगा कि जो जनवरी का करंट अफेयर है वो मैं कब लेकर आऊँ, दोपहर में करा दूँ। आज तो थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा योग दिवस के कारण से, कॉलेज में थोड़ा सा जाना, कार्यक्रम भी वहाँ पर है, लेकिन कल या परसों में उम्मीद लगा रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।